बहुत बहुत नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है इस क्या कहना चाहिए बेसुध अवस्था में पड़े हुए चैनल पर, जिसमें 1-1.5 साल में एक वीडियो आता है और मैं हर बार वायदा करता हूँ कि जल्दी ही फिर से फिलोसफी वीडियो बनाऊंगा। फिलोसफर्स वैसे भी सुस्त होते हैं, आपको पता है, आलसी लोग होते हैं, तो मैं भी उन्हीं की कैटेगरी में आता हूँ। 1.5 साल पहले मैंने घोषणा की थी कि बुद्धिज़्म पर वीडियो आने ही वाला है। यहाँ तक कि यूट्यूब पे हमने एक वो क्या होता है कम्युनिटी, उस पर लिखा कि अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। तो ऑडियंस ने क्या किया, सवाल भेजे इतने जिनकी संख्या थी 8,000। तो मेरी टीम को 1 महीना लगा 8,000 सवाल को पढ़ के क्लासीफाई करने में। क्लासीफाई करके उन लोगों ने मुझे सवाल दिए, करीब वो 100 के आसपास बना के दिए। उन 100 में से 20-30 सवाल ऐसे थे जो मुझे भी नहीं आते थे, क्योंकि उस तरह से मैंने पढ़ा ही नहीं था। जैसे वो पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि श्रोतापन्न क्या होता है और अरहंत से कैसे अलग होता है। बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना तो बुद्ध ने निर्वाण को, हालांकि ये बात तो आसान सवाल है। फिर कहा कि ये बताएं कि मंत्रयान, तंत्रयान और जिसको वज्रयान कहते हैं वो क्या है। तिब्बत के वज्रयान और भूटान के वज्रयान में क्या अंतर है। ये सब सवाल पढ़ के मुझे बुद्ध का पहला आर्य सत्य याद आया कि सब कुछ दुखमय है। तो और कई लोगों ने बुद्ध के जीवन के बारे में पूछा। कईयों ने, डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म क्यों अपनाया तो उसमें क्या बदलाव किए, ये पूछा। तो मुझे पहली बात यह समझ में आ गई कि बौद्ध धर्म को इतने साल तक पढ़ने पढ़ाने के बाद भी बहुत कुछ ऐसा है जो यूपीएससी के पाठ्यक्रम में नहीं था और मेरी नज़र में कभी आया नहीं। तो आलस्य तो एक कारण था ही, फिर एक कारण ये भी था कि मैं उन सारे प्रश्नों को आधार बना के और पढ़ने लगा, और पढ़ते पढ़ते 1.25 साल निकल गया। 3-4 दिन पहले मुझे ये आत्मविश्वास आ गया कि हाँ, अब मैं बुद्ध के दर्शन पर लगभग 20-25 घंटे बात कर सकता हूँ। तो ये भी हुआ कि इसको एक दिन में तो नहीं करेंगे, 4, 5, 6, 7 दिन में करेंगे, अलग अलग समय में करेंगे। तो मैंने सोचा, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य दरअसल ये है कि देश का आम आदमी जिसका यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं है, उसको भी वो सब चीज़ें मिल जाएं जो लगता है कि केवल विश्वविद्यालयों में है। और दर्शन, हमारी परंपरा, हमारे समाज ने क्या सोचा, अतीत में कितना गहरा सोचा, दुनिया के बाकी धर्मों से, दर्शनों से कितना मिलता जुलता, कितना गहरा, कितना बेहतर सोचा, ये जानने का हक तो सबको है, हर व्यक्ति को है। तो मेरे लिए आईएएस क्लास से ना बहुत आसान काम है, पर यूट्यूब के लिए कुछ करना बड़ा मुश्किल है। एक तो उसमें हर व्यक्ति लेंस लगा के देखता है आक्रमण करने के लिए, फिर एक भी गलत स्टेटमेंट निकल जाए तो उस पर 500 टिप्पणियाँ आती हैं कि ये कैसे बोल दिया, तो भय भी रहता है। और ये भी कि जो आम दर्शक की ज़रूरत है, न कि विश्वविद्यालयी या सिविल सेवा की तैयारी करने वाले दर्शक की ज़रूरत है, उसका अंतर भी मैं समझ सकूं। तो ये तय किया कि हम शुरुआत करेंगे बुद्ध के जीवन यात्रा से, बुद्ध की कहानी से। उसी कहानी में से बहुत सारे लिंक निकलेंगे उनके दर्शन के, जो मैं बीच में हिंट करूंगा आप लोगों को। और आप लोग क्योंकि आईएएस की परीक्षा भी देंगे और निबंध में आपको बुद्ध की कहानी से बहुत चीज़ें मिल सकती हैं, बुद्ध के दर्शन से निबंध के लिए बहुत कुछ मिल सकता है, आर्ट एंड कल्चर के लिए, इतिहास के लिए भी बुद्ध की कहानी और दर्शन से कई चीज़ें मेरा ख्याल है कि मिल सकती हैं। लेकिन निबंध, इंटरव्यू और एथिक्स के पेपर के लिए तो निस्संदेह बहुत सारी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। जहाँ जहाँ आपके मन में सवाल है तो आप बेहिचक पूछ लीजिएगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने सवाल हो सकते हैं वो करें। तो टॉपिक का नाम लिखा है बुद्ध और उनका दर्शन, लेकिन आज हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे बुद्ध की कहानी से। बुद्ध के दर्शन का बेसिक मतलब समझ लीजिए कि जब बुद्ध ने अपना दर्शन दिया तो एक तो बुद्ध का अपना दर्शन था, जो समझने में हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। 4 आर्य सत्य आपने सुने होंगे, है ना। अनित्यवाद सुना होगा, अनात्मवाद, निरात्मवाद सुना होगा कि वो आत्मा को नहीं मानते थे, निर्वाण को मानते थे, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण को मानते थे। ये सब चीज़ें क्या थी, एक तो बुद्ध का दर्शन हुआ। बुद्ध के जाने के बाद आपने सुना होगा कि एक परंपरा थी थेरवाद, जिसको स्थविरवाद भी कहते थे। थेरवाद की परंपरा से थोड़ा घूमते घूमते एक परंपरा बन गई जिसको हम बोलते हैं, अगर आपने एक शब्द सुना हो, हीनयान। तो कुछ लोग मानते हैं कि थेरवाद ही आगे चलकर हीनयान में कन्वर्ट हो गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि थेरवाद कहो, हीनयान कहो, स्थविरवाद कहो, या एक शब्द चलता है सर्वास्तिवाद। इन चारों का एक ही मतलब है, लेकिन सच बात यह है कि सर्वास्तिवाद और हीनयान पूरी तरह से एक बात नहीं है, बहुत बारीक अंतर है। इन अंतरों को हम समझेंगे बुद्ध की कहानी को समझने के बाद और उसमें से लिंकेजेस निकालेंगे। फिर जब बुद्ध को गए हुए ठीक ठाक समय हो गया था तो एक नई परंपरा शुरू हो गई जिसका नाम महायान है। मोटे तौर पर महासांघिक एक शब्द आपने सुना होगा, उसी से निकलता है, किंतु महासांघिक और महायान
एकदम एक बात नहीं है, उनमें भी अंतर होता है। तो थोड़ा सा समझेंगे महासांघिक क्या होता है, महायान से इसमें क्या अंतर है, और फिर महायान में कई शाखाएं निकली। जैसे हीनयान में आपने शायद सुना हो कि एक शाखा को वैभाषिक बाह्य प्रत्यक्षवाद कहते हैं और एक शाखा को सौत्रांतिक बाह्यानुमेयवाद कहते हैं। ये दो प्रमुख शाखाएं हीनयान की हैं। इसी तरह से महायान में दो प्रमुख और एक बाद में प्रमुख बनने वाली जो शाखाएं थी वो निकल गई, और इन सब ने बुद्ध की व्याख्या अपने अपने हिसाब से की। जैसे महायान की एक शाखा का नाम आपने सुना होगा माध्यमिक शून्यवाद कहते हैं, या केवल शून्यवाद शायद आपने सुना होगा। और शून्यवाद का संबंध गणित वाले शून्य से बिल्कुल नहीं है। मुझे एक मैथमेटिशियन फ्रेंड कुछ दिन पहले मिले, बोले कि मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि फिलोसफी में भी शून्य की बात होती है। मैंने कहा नहीं होती है, वो शून्य अलग है, ये शून्य अलग है, दोनों एकदम अलग अलग है। फिर इसी में एक दर्शन बना जिसका नाम था योगाचार विज्ञानवाद, या केवल विज्ञानवाद भी कह लीजिए। जब विस्तार में समझेंगे तो हम इसको पूरा जड़ तक समझेंगे कि इन्होंने क्या कहने का प्रयास किया और कैसे बौद्ध दर्शन और भारतीय परंपरा के अन्य दर्शन दुनिया के किसी भी दर्शन से कई मामलों में बेहतर, खूबसूरत साबित होते हैं। ये समझना हमारा मूल उद्देश्य है। आगे चल के एक दर्शन बना जिसका नाम था वज्रयान, और वज्रयान को ही कुछ लोग बोलते हैं मंत्रयान, इसी को कुछ लोग बोल देते हैं तंत्रयान। जापान में इसका नाम थोड़ा अलग है ना, चाइना में थोड़ा सा अलग नाम है। इन्हीं में से एक शाखा जापान में ज़ेन बुद्धिज्म हो गई, इसी को चीन में चान बुद्धिज्म कहा गया। ये सब शाखाएं महायान के ही ऑफशूट थे, महायान की परंपरा से निकलते गए।